Hello, hi everyone. This is Dr. Sana Khan, your biology expert, and you're watching my channel NEET Biology Unplugged. So, how are you all doing? I hope you all are doing well, studying well for your exams. Because do remember, your dream to become a doctor is going to happen very soon. For that, you need to study very hard. ठीक है, NCERT अच्छे से पढ़ो, MCQ solve करो, previous year question solve करो, so that you become pro in solving MCQs. So yes, I have uploaded 5 MCQs yesterday on the structure of cell membrane. I hope you all have seen that video. If you haven't seen that video, please go to the channel and do watch and do comment if you get all the 5 correct. Okay, so now in today's lecture, what we are going to do is we are going to start with the structure of mitochondria. Okay, so we have completed few organelles, few are remaining. So in this video, I'll be trying to cover up 2 organelles very quickly because these are very easy to understand, easy to remember. So let's get started and talk about mitochondria in detail. So mitochondria is something जो आप स्कूल सेक्शन से सुनते हुए आ रहे हो, एटलीस्ट जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं उन सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो हमको समझ में आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया इज समथिंग जो हमारे बॉडी में हेल्प करता है टू प्रोड्यूस एनर्जी. करेक्ट, थोड़ा सा वीडियो लैग हो रहा होगा, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द GIF ऑन द स्क्रीन. ठीक है, तो चलो तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले तो बताओ बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर एंड फ्लेमिंग. एंड जो नेम माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नामकरण था ना, उसको जो नाम दिया गया था दैट वाज गिवन बाय बेंडा. ठीक है, सो याद रखो, डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर एंड फ्लेमिंग एंड जो नेम था माइटोकॉन्ड्रिया का दैट वाज गिवन बाय बेंडा. ठीक है, सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट. तो अब ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसे यूजफुल होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन मींस विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. सो माइटोस का मतलब होता है थ्रेड एंड कॉन्ड्रोस का मतलब होता है ग्रैन्यूल. तो दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज अ वेरी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. इन फैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप पे वी हैव टू यूज स्पेशल डाई. ठीक है, हमें स्पेशल डाई यूज करना पड़ता है सो दैट माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी सीन. तो ये बहुत ही पतला सा, बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर है एंड इसके अंदर होते हैं ग्रैन्यूल्स. ग्रैन्यूल्स मतलब हम इसके मैट्रिक्स की बात करें, ठीक है, जब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसका मैट्रिक्स क्या है. माइटोकॉन्ड्रिया जो है दैट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड इन आरबीसी. मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों एब्सेंट होता है आरबीसी में, किसी ने बताया नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है लगता है. ठीक है, तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन कि क्यों माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है इन आरबीसी. प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है वो तो हमें पता है, वो हमने पढ़ लिया है. करेक्ट, हमने जब यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक इज द इनिशियल सेल, तो उसमें जो ऑर्गेनल्स थे वो वेल डेवलप्ड नहीं थे. ठीक है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर नहीं था. अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के शेप की बात करें तो इट इज अराउंड ओवल, स्फेरिकल और स्पाइरल स्ट्रिप. तो ये डिफरेंट शेप्स का होता है, ओवल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है या फिर स्पाइरल स्ट्रिप जैसा होता है, लाइक दिस. ओके, साइज रेंज फ्रॉम 0.2 to 2 माइक्रोन इन डायमीटर. साइज कितना होता है? 0.2 to 2 माइक्रोन इन diameter. and average number of mitochondria in a cell is around 50 to 5000. कितने सेल्स, कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं? अराउंड 50 to 5000 माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल. चलो अब आते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो आपको ये क्लियरली इमेज दिख रहा है, ठीक है. अब इसको फटाफट से फिलअप करते हैं और स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं. देखो, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कितने लेयर्स का होता है? Yes, it is which type of organelle? Double walled organelle या फिर single walled organelle? Yes, it is a double walled organelle. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया is a double walled organelle. ठीक है, तो ये डबल वॉल्ड ऑर्गेनल है. ये देखो, एक ये वाली जो वॉल है इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन. ये जो है इसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन. अगर आप देखें तो इनर मेम्ब्रेन जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड्स. करेक्ट, इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर के तरफ फोल्डेड है और इस फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? फोल्ड्स को हम कहते हैं बेटा क्रिस्टी. फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी. ठीक है, अब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है जिसे हम कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. क्या कहते हैं बेटा?
पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। सो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। अब कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो एक बार नीट में आ चुकी है कि कौन सी मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है और कौन सी मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल है। तो थोड़ा सा लॉजिक है इसमें। सी, अगर आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल होगी तभी तो जाके इनर मेम्ब्रेन सिलेक्टिव होगी ना, बिकॉज आउटर मेम्ब्रेन से सब कुछ अंदर आएगा, फिर इनर मेम्ब्रेन टेस्ट करेगी, भाई ओके आई वांट ओनली दिस पार्टिकल। तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। तो इनर मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा, इनर मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, एंड जो आउटर मेम्ब्रेन होती है दैट इज फ्रीली परमिएबल। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्रीली परमिएबल, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो फ्रीली परमिएबल है। आई होप दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में जिसका नाम है क्रिस्टे। सो हमें पता है कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड है इनवर्ड की तरफ, अंदर की तरफ फोल्डिंग्स है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टे। दिस इज वन इनर मेम्ब्रेन, दिस इज वन क्रिस्टे। अब क्रिस्टे के ऊपर होते हैं कुछ पार्टिकल्स जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजोम या फिर F1 पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स, साइटोक्रोम्स या फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर। ओके, सो देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ दिस पार्टिकल्स। तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल, हम इसको फर्नांडिस मोरॉन पार्टिकल भी कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो देयर आर डिफरेंट नेम्स, ये आप पढ़ोगे जब आप फोटोसिंथेसिस के बारे में इन डिटेल पढ़ोगे, ठीक है। तो अब जो क्रिस्टे है इसके 3 पार्ट्स है, हेड, स्टॉक एंड बेस, ठीक है। हेड, स्टॉक एंड बेस 3 पार्ट्स होते हैं। नाउ व्हेन यू कम टू द इनर मेम्ब्रेन, तो हमें पता है कि इनर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर है F1 पार्टिकल। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। क्या कहते हैं बेटा इसको, मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में है प्रोटीन्स जो कि क्रेब्स साइकिल में काम आते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स दैट इज एंजाइम्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर क्रेब्स साइकिल अदर पाथवे। उसके अलावा इसमें होते हैं राइबोसोम, सर्दी हो गई है। तो इसके अलावा उसमें होते हैं राइबोसोम विच इज 70S। आई हैव टोल्ड यू जब हम राइबोसोम पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज एस। एस तो वैसे सीवेंटबर्ग यूनिट होता है, ठीक है। एंड इसमें होते हैं 1 और 2 डीएनए एज वेल एज आरएनए, लिपिड्स एंड अदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स। अब एज माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए। सी, हमारा जो सेल है उसके पास तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, बट ऐसे 2 ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है। द फर्स्ट वन इज योर माइटोकॉन्ड्रिया एंड द सेकेंड वन इज, जल्दी से बताओ सेकेंड वाला कौन सा है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, सेकेंड वाला है क्लोरोप्लास्ट। इसके पहले पढ़ा है ना वीडियो में, देखा है कि नहीं देखा है। तो जो सेकेंड वाला है जिसके अंदर उसका खुद का डीएनए होता है उसको हम कहते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट। तो एज ये 2 ऑर्गेनल्स के पास उनके खुद के डीएनए होते हैं, हम ये ऑर्गेनल्स को कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस। क्या कहते हैं हम इनको, सेमी ऑटोनॉमस। इनके पास खुद का डीएनए है तो ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, ये दूसरी किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं फॉर रेप्लिकेशन, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस। सी, एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया याद होता है बट क्लोरोप्लास्ट आप स्किप कर देते हो, प्लीज डोंट स्किप। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोथ हैव, ठीक है, दोनों भी ऑर्गेनल्स के पास उनका खुद का डीएनए होता है, इसीलिए उनको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहते हैं। ओके, सो ओके, now that's all about the ultra structure of mitochondria. Now the last thing, mitochondria को हम कहते हैं power house of the cell because it helps to form ATP, that is adenosine triphosphate, which is synthesized during cellular respiration. Now what is cellular respiration? See, क्या होता है, when you eat food it gets digested, it gets converted into the lowest form, that is कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज, प्रोटीन्स का अमीनो एसिड्स, फैट्स का फैटी एसिड्स, करेक्ट। तो ये सारा जो आप खाते हो आफ्टर डाइजेशन गो वेयर, इट गोज टू ईच एंड एवरी सेल, ठीक है। सो फूड जब आपके सेल्स तक पहुंचता है तो वो फूड जो कि है अभी फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6, तो हमारा सेल क्या करता है, ये ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को यूज करके बनाता है एटीपी, एंड एटीपी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। कैसे निकलता है, एज अ बाय प्रोडक्ट। इसको हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन।
So when cell uses glucose in the presence of oxygen and form ATP, that is called as what? Cellular respiration. ठीक है बेटा? So उसको cellular respiration कहते हैं. इसीलिए mitochondria is very very important because it helps in formation of ATP, and that is why we say that it is called as energy currency of cell. क्या कहते हैं हम इसको? Energy currency of cell. ठीक है? अब mitochondria is the one who can convert pyruvic acid to water and carbon dioxide during aerobic respiration. So mitochondria pyruvic acid को भी convert कर सकता है into water and carbon dioxide during एरोबिक रेस्पिरेशन. दैट्स इट. ठीक है. फिर उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे बच्चों, वैक्यूल्स पे. आई एम गोइंग लिटिल फास्ट बिकॉज इजी है, फटाफट से हो जाएगा. ठीक है. सो अब वैक्यूल के बारे में वैसे तो एक ही होता है क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड काफी बार आता है. इनफैक्ट आपको पता भी होगा. चलो मैं पूछ लेती हूँ स्टार्ट करने के पहले. सच्ची सच्ची बताओ, आपको पता है कि नहीं पता है वैक्यूल की जो कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं? जल्दी से बता दो. वैक्यूल की जो कवरिंग होती है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं. एंड वैक्यूल सिंगल बाउंडेड ऑर्गेनल है या डबल बाउंडेड ऑर्गेनल है? यस, इट इज सिंगल बाउंडेड ऑर्गेनल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल. ठीक है. तो जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट्स में कंपैरेटिवली बिगर होते हैं, राइट? एनिमल्स में इट इज स्मॉलर. एंड मोस्ट 90% ऑफ द सेल जो प्लांट सेल का होता है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय योर वैक्यूल. तो उनके अंदर एक बड़ा सा बीच में वैक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल. सी लाइक दिस. सो ऐसे वैक्यूल क्या करते हैं, वो अराउंड 90% ऑफ जो सेल है उसको ऑक्यूपाई कर देते हैं. So vacuole are bound by a semi-permeable membrane called tonoplast. Very very important. ठीक है. So vacuole के जो आजू बाजू कवरिंग होती है, मतलब जो मेम्ब्रेन होती है, it is semi-permeable and उसको हम कहते हैं tonoplast. ठीक है. So this membrane helps in maintaining the composition of vacuolar fluid different from that of cytosol. Now this is very important. ठीक है. क्या बोल रहे हैं देखो कि ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वैक्यूल की जो टोनोप्लास्ट है, ये क्या करती है उसके अंदर. अब जो वैक्यूल के अंदर फ्लूइड है बेटा उसको क्या कहते हैं? सेल सैप. इसका जो कंटेंट है एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म इज डिफरेंट. ठीक है. इट इज नॉट द सेम. वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज सेल सैप, उसका जो कंटेंट है एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म इज डिफरेंट. ठीक है. अब डिफरेंट है इसका मतलब क्या क्या है? तो सेंट्रल वैक्यूल का जो फ्लूइड होता है दैट इज सेल सैप, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ आयरन. क्या है वो? स्टोर हाउस ऑफ आयरन. एंड दस इट इज हाइपरटोनिक टू साइटोसॉल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज हाइपरटोनिक टू साइटोसॉल. ठीक है. तो सेल सैप है सेंट्रल वैक्यूल का, ठीक है, वो उसके अंदर जो फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म से अलग है. अलग इन द सेंस उसके अंदर जो आयंस है वो कंपैरेटिवली ज्यादा मात्रा में है एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म. दैट इज व्हाई वी से दैट इट इज हाइपरटोनिक टू साइटोसॉल. आई नो हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक में यू गेट कंफ्यूज. स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट यूरिन, ठीक है, ऐसे मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ कि यूरिन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये आपके दिमाग में बैठा रहे कि पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, हर जगह पे यूरिन कौन से स्टेट पे है. क्या वो आइसोटोनिक है, क्या वो हाइपरटोनिक है, क्या वो हाइपोटोनिक है, ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से. What I will do, I'll try to upload this in the form of a short, जहां पर मैं आपको ये क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेन कर दूंगी और आपको बता दूंगी कि पीसीटी पे कौन सा, पीसीटी पे यूरिन हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक है, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले वगैरह में कैसा है. ठीक है. ओके. सो कमिंग बैक टू द वैक्यूल. So small vacuoles in seeds of certain plants store organic material like protein. तो कुछ seeds के जो वैक्यूल होते हैं वो क्या स्टोर करते हैं बेटा? प्रोटीन. वैसे भी हमको पता है seeds are the source of protein. तो उसके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं they also store proteins. ऐसे याद रखो. फिर vacuoles store excretory products or even compounds that are harmful or unpalatable to herbivores. तो जो herbivores वो plant को खाने आते हैं तो ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन वैक्यूल्स जिसमें हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं व्हिच कैन हार्म द हर्बीवर्स. इनफैक्ट हम कह सकते हैं इट्स लाइक अ डिफेंस मैकेनिज्म, राइट, फॉर द प्लांट्स. बिकॉज अगर वो नहीं होता तो हर्बीवर्स उनको आके खा जाते एंड दे वुड हैव डिस्ट्रॉयड. सो इट्स लाइक अ डिफेंस मैकेनिज्म व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट. ठीक है. ओके.
नाउ जब फूड इंटेक ऑफ फूड और फॉरेन पार्टिकल बाय फेकोसाइटोसिस इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल। सी वैक्यूल के अंदर जब फूड आता है, सी लाइक दिस, ओके, सी फॉर एग्जांपल, सो दिस इज द फूड पार्टिकल, ठीक है, ये देखो ये फूड पार्टिकल है, तो जो ये फूड पार्टिकल देखो अंदर कैसे आएगा, it will go inside the food vacuole by means of phagocytosis, means the cell will engulf it, cell क्या करेगा, उसको engulf करेगा, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इधर हम अमीबा की बात करें, सी अमीबा है, यहाँ पर फूड है, तो अमीबा के अंदर फूड कैसे आएगा, ये अमीबा अपना स्ट्रक्चर ऐसे चेंज करेगा एंड इट विल ट्राई टू engulf it, ठीक है। एंड अगर फूड अंदर आ रहा है तो उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, कोई चीज बाहर जा रही है तो उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एंड इफ द लिक्विड इज कमिंग इन, ये देखो अगर कोई लिक्विड सेल के अंदर आ रही है बेटा तो उसको हम क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस, क्या कहते हैं उसको, पिनोसाइटोसिस। And in freshwater unicellular forms like paramecium, excretion and osmoregulation takes place by contractile vacuole. So paramecium में क्या होता है, excretion और जो excretory means waste product निकलता है, it's all because of the contractile vacuole. So they have two vacuoles. They have food vacuoles as well as contractile vacuoles. So contractile vacuole helps in excretion to remove the waste product. ठीक है, so attractive colors of the petals are due to storage of such pigments in vacuoles. So vacuoles के अंदर pigments भी stored होते हैं, which are the reasons for the attractive colors of petals. ठीक है, and vacuole का main काम क्या है, to maintain the turgidity of the cell because it has cell sap, it has liquid in it. तो वो हमारे सेल का क्या करता है, टर्गिडिटी मेंटेन करता है, ठीक है। सो अब आते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी हमारे वैक्यूल के बारे में क्या लिखती है। So the vacuole is the membrane bound space found in the cytoplasm, ठीक है, ये हमको पता है, उसमें वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स भी होते हैं जो यूजफुल नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा। So vacuole is bounded by single membrane called tonoplast, इसको मार्क कर लो फटाफट से, अभी का अभी एनसीईआरटी लेके बैठा करो, इसको मार्क करो, ठीक है। So in plant cell vacuole के अंदर it is around 90% of volume of cell. Plants में tonoplast facilitate the transport of number of ions and other materials against concentration gradient into the vacuole. Hence the concentration is higher in the vacuole. Against the concentration gradient. See, इसको समझो, अभी ये vacuole है, ठीक है, कोई भी चीज जब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रही है मींस इट इज गोइंग फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। तो इसको क्या कहते हैं हम, अगेंस्ट, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर जाता है तो उसको कहते हैं टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जब कोई चीज कम से ज्यादा जा रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, अगेंस्ट। तो सारा का सारा आयंस जो होता है ना वो मैक्सिमम वैक्यूल्स के अंदर आ जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वैक्यूल्स में आयंस कम रहता है, फिर भी आयंस कम, ओके, आयंस कम रहता है फिर भी आयंस डू कम इनसाइड, इट मींस आयंस इधर कम है तो इधर concentration of ion inside the vacuole is less, but still the ions from the cytoplasm comes in, so they are coming against the concentration gradient, right? Are you getting it? Okay, फिर अमीबा में क्या लिखा है, जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन, मेनी सेल्स लाइक प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल, ठीक है। एक ग्रीन बैक्टीरिया होता है, आपको पता ही होगा, ग्रीन बैक्टीरिया में देयर इज अ वैक्यूल कॉल्ड एज गैस वैक्यूल जो स्टोर करता है गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसे लिख लो अपने एनसीईआरटी में, ठीक है। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट ही लिख दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, प्लीज याद रखना। देखो यहाँ पर मैंने क्लियरली आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक हम स्पेशल डाई के साथ स्टेन नहीं करते हैं वो माइक्रोस्कोप पे नहीं दिखता है, सो अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। शेप साइज भी वेरिएबल है, यूजुअली सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल का होता है, डायमीटर एंड लेंथ दी हुई है जो मैंने आपको बता दी है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, वन सेकेंड सॉरी स्किप हो गया है ना स्लाइड, या आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन है जिसके वजह से उनका जो ल्यूमेन है वो डिस्टिंक्टली डिवाइड होता है, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। आउटर एंड इनर कंपार्टमेंट का मतलब क्या है, ये देखो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन लिख देती हूँ, ये है आपका इनर मेम्ब्रेन। तो इसमें दो कंपार्टमेंट बन रहे हैं, ये बन रहा है आउटर कंपार्टमेंट और ये बन रहा है इनर कंपार्टमेंट, ठीक है। सो इनर कंपार्टमेंट के अंदर है मैट्रिक्स, राइट, इधर पे होता है बेटा
मैट्रिक्स, और इनर कंपार्टमेंट जो है वो ऐसे फोल्ड में है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टे। और क्रिस्टे का काम क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। वैसे भी फोल्ड्स में है ना, तो जब जो कोई चीज फोल्ड्स में होती है तो वो क्या करती है? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। ओके, फिर टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। ए साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस एटीपी, इसे उसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और मैट्रिक्स में क्या क्या है वो भी लिखा हुआ है, सर्कुलर डीएनए, आरएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोम एंड कंपाउंड रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करता है? बाय फिशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट डिवाइड्स बाय फिशन। मैंने कहा वो खुद से डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर आई हैव जस्ट ड्रॉन ऑक्सीजोम, कैन यू सी? ये देखो, ये ऑक्सीजोम ड्रॉ किया है जहां पर बेटा मेरा एरो है, ये देखो, दिस इज द हेड, दिस इज द स्टॉक एंड दिस इज द फुट। एंड याद रखो फुट जो है वो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजोम को हम क्या क्या कहते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल, फर्नांडिस बोरॉन पार्टिकल, माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स, इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। Okay, so that's all about mitochondria and vacuole. Nothing very significant. It is very 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 easy. In fact, that is going to come in the next lecture. Okay, so it is very easy to understand about mitochondria and vacuole. दो तीन चीजें हैं जो मत भूलो, जैसे कि टोनोप्लास्ट हो गया, मैट्रिक्स में इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टे कहते हैं, उसके ऊपर ऑक्सीसोम है जिसमें से फुट जो है वो अंदर की तरफ है, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है, एंजाइम्स होते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स व्हिच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज। ठीक है, so that's all about the mitochondria and vacuole. I'll meet you soon with the next video. Till then, bye, take care, study hard, work for your dreams. Do remember, you're going to become soon doctor, so you need to work very hard. Bye, take care.